नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। 27 अप्रैल 2026 शिलांग कोर्ट का वो विवादास्पद बेल ऑर्डर जो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा है। इस केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को ट्रायल शुरू होने से पहले ही जमानत मिल गई। इस फैसले ने न सिर्फ कानूनी विशेषज्ञों को बल्कि आम जनता को भी गहरी सोच में डाल दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की कानूनी बारीकियों को समझते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ 790 पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट है और दूसरी तरफ हत्या की मुख्य आरोपी को ट्रायल से पहले ही बेल मिल जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी क्या कमी रह गई कि इतनी आसानी से रिहाई का रास्ता साफ हो गया? क्या सबूत वाकई कमजोर थे या फिर कानूनी दांवपेच ने अपना काम कर दिया? ये विरोधाभास वाकई बहुत गहरा है। एक तरफ आरोप देखिए, मेघालय में हनीमून के दौरान पति की बेरहमी से हत्या, और वो भी 790 पन्नों के पुख्ता सबूतों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ इसका परिणाम एकदम चौंकाने वाला है। शिलांग कोर्ट से प्री ट्रायल बेल। इतने सारे सबूत होने के बावजूद जमानत मिलना, यह साफ दिखाता है कि अदालत ने सबूतों के ढेर से ज्यादा किसी और ही चीज पर गौर किया था। तो चलिए अब हम इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं और गलतियों का वो विश्लेषण करते हैं जो पुलिस से हुई। आखिर ये चूक हुई कैसे? देखिए, गिरफ्तारी तो यूपी के गाजीपुर में हुई, लेकिन औपचारिक कागजी कार्यवाही मेघालय पुलिस के हाथ में थी। नियम यह है कि गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी के कारणों की सूचना का एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट देना होता है। इसमें कुछ चेकबॉक्स होते हैं जिन्हें टिक करके आरोपी को सटीक आरोप बताने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चूक ये हुई कि ये सारे महत्वपूर्ण चेकबॉक्स बिल्कुल खाली छोड़ दिए गए। पुलिस अपने इस बहुत ही बेसिक लेकिन अनिवार्य कानूनी कर्तव्य में पूरी तरह फेल रही। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती हुई वो तो और भी हैरान करने वाली थी। हत्या के मामले में जो सही धारा लगनी चाहिए थी वो थी बीएनएस की धारा 103 ऑफ 1। लेकिन दस्तावेजों में गलती से क्या लिखा गया? धारा 403 ऑफ 1। कमाल की बात यह है कि बीएनएस में ऐसी कोई धारा है ही नहीं। पुरानी आईपीसी में यह धारा संपत्ति से जुड़े अपराध के लिए होती थी। मतलब एक हत्या के आरोप को ऐसे कानून के तहत दर्ज कर दिया गया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सफाई दी कि यह तो बस एक साधारण टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कारण? क्योंकि यह गलती सिर्फ एक जगह नहीं थी। अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो, अधिकारों की सूचना और केस डायरी, हर एक आधिकारिक दस्तावेज में बिना सोचे समझे वही गलत धारा कॉपी पेस्ट कर दी गई। यह साफ दिखाता है कि पुलिस ने दिमाग लगाने के बजाय बस एक टेम्पलेट का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। अब हम आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, संवैधानिक सुरक्षा कवच। देखते हैं ये गलतियां भारी कैसे पड़ी। ये छोटी मोटी क्लैरिकल गलतियां इतने बड़े संवैधानिक परिणामों का कारण कैसे बन गई? यहीं सिस्टम का दूसरा चेक पॉइंट फेल हुआ। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है और मजिस्ट्रेट को इन कागजी गलतियों को पकड़ना चाहिए था। लेकिन जुडिशियल रिकॉर्ड बताते हैं कि उस वक्त वहां बचाव पक्ष का कोई वकील मौजूद ही नहीं था जो इन भारी गलतियों को कोर्ट के सामने उठा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। ये साफ कहते हैं कि किसी को भी अवैध हिरासत में नहीं रखा जा सकता और गिरफ्तारी का कारण तुरंत बताया जाना चाहिए। शिलांग कोर्ट ने पुलिस की इस कट कॉपी पेस्ट और खाली चेकबॉक्स वाली लापरवाही को सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक नहीं माना। कोर्ट की नज़र में यह सीधे तौर पर आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। यहां बचाव पक्ष की रणनीति वाकई बहुत दिलचस्प रही। उन्होंने उन 790 पन्नों के सबूतों पर बहस ही नहीं की। उनका पूरा फोकस पुलिस की इन प्रक्रियागत गलतियों पर था। उन्होंने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। सवाल अब ये नहीं था कि क्या सोनम ने हत्या की, बल्कि सवाल ये बन गया कि क्या गिरफ्तारी के वक्त राज्य ने कानून तोड़ा। और जैसे ही अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन साबित हुआ, कोर्ट का पूरा नजरिया बदल गया। भारतीय न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, बेल एक नियम है, जेल एक अपवाद है। जब राज्य खुद गिरफ्तारी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो ट्रायल से पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना अदालत का संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। कोर्ट के लिए यह मायने नहीं रखता कि सबूत कितने मजबूत हैं, अगर प्रक्रिया ही अवैध है तो बेल देनी ही पड़ती है। और शिलांग कोर्ट ने यह फैसला हवा में नहीं लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐतिहासिक फैसलों को अपना आधार बनाया, विहान कुमार और पंकज बंसल केस। इन फैसलों ने साफ कर दिया है कि अरेस्ट की प्रक्रिया बिल्कुल सख्त और नियम के मुताबिक होनी चाहिए।
इसी वजह से शिलोंग कोर्ट का ये बेल ऑर्डर कानूनी रूप से इतना मजबूत है कि इसे आसानी से सर्वोच्च अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। खैर, अब बात करते हैं बेल की वास्तविकता और रिहाई की शर्तों के बारे में। यहां एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। प्रक्रिया की गलतियों के कारण बेल मिलने का मतलब यह कतई नहीं है कि आरोपी को कोई क्लीन चिट मिल गई है। जमानत सिर्फ एक अस्थायी रिहाई है। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को बेल देते वक्त 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया और साथ ही इतनी ही राशि की 2 स्वतंत्र श्योरिटीज भी मांगी गई हैं ताकि उनकी अदालत में मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा आरोपी पर बेहद सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं। बिना कोर्ट की अनुमति के वो शिलोंग नहीं छोड़ सकती। ट्रायल की हर सुनवाई में उनका व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना अनिवार्य है और सबसे बड़ी बात, अगर सबूतों से छेड़छाड़ करने या किसी भी गवाह को डराने, धमकाने या प्रभावित करने की जरा सी भी कोशिश की गई तो ये बेल तुरंत रद्द कर दी जाएगी। तो अब अभियोजन पक्ष के लिए आगे का रास्ता कैसा है? अब पूरा फोकस सबूतों के ट्रायल पर शिफ्ट हो जाएगा। अभियोजन पक्ष को गवाहों को बुलाना होगा, फोरेंसिक डेटा पेश करना होगा और सोहरा में मोबाइल टावर लोकेशंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल करके इस अपराध को साबित करना होगा। इस बीच स्थानीय एसआईटी पर से भरोसा उठने के कारण पीड़ित परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अंत में हम न्याय और इन प्रणालीगत खामियों के बीच के टकराव को समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण के मूल में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और कानूनी टकराव है। कानून हमेशा इन 2 ध्रुवों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ राज्य के पास अपराधों की जांच करने की अपार शक्ति है तो दूसरी तरफ नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाने की ढाल भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर पुलिस की प्रक्रियागत खामियां इसी तरह गंभीर अपराधियों को बचाती रहीं तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं और न्याय व्यवस्था से आम लोगों का विश्वास उठ सकता है। एक बेहतरीन कानूनी व्यवस्था वही है जो प्रक्रियाओं का सम्मान तो करे लेकिन अंततः जवाबदेही भी तय करे। अगर प्रक्रियाओं की आड़ में अपराधी बच निकलते हैं तो न्याय का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। प्रक्रिया की वैधता का अंतिम लक्ष्य हमेशा वास्तविक न्याय की स्थापना होना चाहिए। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। कानून की इस उलझी हुई व्यवस्था में यदि पुलिस की महज एक क्लैरिकल गलती एक आरोपी को आजाद कर सकती है तो उस न्याय की रक्षा कौन करेगा जिसकी उम्मीद एक पीड़ित का परिवार करता है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।